एक अंतिम सत्य पार्ट 5। कहानी में अब तक आपने देखा कि स्टेशन मास्टर से बचकर रेवती और विक्रम सही सलामत अपने गांव पहुंचते हैं, जहां रेवती विक्रम से मिलने का वादा तो करती है पर आती नहीं। इसलिए खुद विक्रम बेचैनी में जंगल के अंदर उस गांव में पहुंच जाता है, जहां एक तांत्रिक से रेवती की शादी होने वाली होती है। पर इससे पहले कि रेवती की शादी होती, विक्रम उसे वहां से भगा कर ले जाता है और गुस्से में तपस्वी मृगांक उन दोनों को श्राप दे देते हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए इस कहानी में। रेवती शादी छोड़कर विक्रम के साथ भाग तो निकली, लेकिन उन दोनों को तपस्वी मृगांक के श्राप का कोई अंदाजा नहीं था। ना ही उन्हें ये पता था कि उनकी जिंदगी आगे किस मोड़ पर जाने वाली है। विक्रम अपनी बड़ी हवेली पर रेवती को लेकर चला तो आता है, पर उसे वहां कोई थोड़ी भी जगह देने को तैयार नहीं था, क्योंकि विक्रम का खानदान सामोली में सबसे रईस खानदान था और उनकी नजर में रेवती मामूली सी जंगली लड़की थी। विक्रम के पिता तो उसकी शादी पड़ोस के गांव के ठाकुर की बेटी से करवाना चाहते थे, पर विक्रम घर का इकलौता वारिस था, इसलिए सबको उसकी मर्जी के आगे झुकना पड़ा। लेकिन फिर रेवती के लिए किसी का मन नहीं पिघला। रेवती भी बस विक्रम के बारे में सोचकर उस घर में रहने लगी कि कभी तो उसके लिए ससुराल वालों का मन पिघलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टे व्यापार का बहाना देकर उन्होंने विक्रम को रेवती से दूर शहर भेज दिया। विक्रम के जाते ही रेवती का उस हवेली में जीना मुहाल हो गया। सब तरह तरह से उसे परेशान करने लगे। रेवती चाहती तो एक ही पल में अपनी दैवीय शक्ति से उन्हें मजा चखा सकती थी, पर विक्रम की तरह वो भी उन्हें अपना परिवार मानती थी, इसलिए उसने वैसा कुछ भी नहीं किया, बस सहती गई। कई दिन बीत गए पर विक्रम लौट कर नहीं आया। एक रात हवेली के आंगन में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आई, जैसे कोई काली शक्तियों को साधने के लिए हवन कर रहा हो। रेवती चुपके से कमरे से बाहर निकलती है और आंगन में झांकती है तो देखती है कि वहां वही तांत्रिक बैठा है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, और उसके आगे एक वुडू और रेवती का बाल झाड़ने वाली कंघी भी रखी हुई थी। वो समझ गई थी कि ये काला जादू उसी के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये सब समझने में उसने काफी देर कर दी, क्योंकि तब तक उस तांत्रिक ने रेवती की सभी शक्तियों पर काबू कर लिया था और अब उनका उद्देश्य रेवती को जान से मारना था, जिसमें उसके ससुराल वाले भी शामिल थे। रेवती तुरंत ही वहां से भाग निकली, जिस पर विक्रम का पिता कहता है, तांत्रिक क्या कर रहा है तू? वो जंगली तो भाग निकली, जल्दी कर, और मेरे बेटे को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। तांत्रिक गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे सब पता है वो कहाँ जा रही है। अब चुपचाप बैठो वरना सब मारे जाओगे। तांत्रिक की बात सुन सभी के होश उड़ जाते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो तांत्रिक उन्हें मारने की बात क्यों कर रहा है, जबकि उन्होंने उसे बुलाया था रेवती को रास्ते से हटाने के लिए। और तांत्रिक की यही बात विक्रम के पिता को अच्छी नहीं लगती और वो दीवार से बंदूक उतारकर तांत्रिक की तरफ तान देता है। तांत्रिक, जिस काम के लिए बुलाया है वो कर। ज्यादा बोला तो अभी गोली यहीं सीने में दाग दूंगा। तांत्रिक उसकी बात पर हंस देता है और उसकी आंखों के एक इशारे पर विक्रम के पिता अपने बंदूक की नली को अपने ही खास नौकर की तरफ घुमाकर चला देते हैं और वो नौकर तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। उसे मरता देख अपने आप ही विक्रम के पिता के हाथ से बंदूक छूट जाती है, क्योंकि उसने गोली चलाई भी नहीं थी और वो हत्यारा बन गया। वो समझ गया था कि जरूर इस तांत्रिक ने कुछ किया है, इसलिए वो चुपचाप उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। मूर्ख, तुझे क्या लगा मैं तेरे कहने पर यहाँ आया हूँ? नहीं, मैं तेरे बेटे और रेवती से अपना बदला लेने आया। मेरे बेटे से कैसा बदला? तांत्रिक विक्रम के घर वालों को सारी बात बताता है कि कैसे तेजस्विनी ने उसे धोखा दिया, और जब रेवती की उससे शादी होने वाली थी तो विक्रम उसे भगाकर यहाँ ले आया और स्त्री को पाने की उसकी चाहत अधूरी रह गई, इसलिए अब वो सबको खत्म कर देगा। तांत्रिक को यह भी पता था कि रेवती को पता है कि उसकी बड़ी बहन तेजस्विनी कहाँ है,
और वो यहाँ से भागकर सीधे अपनी बहन के पास जाएगी। इसलिए उस तांत्रिक ने उसके गर्भ में एक शैतान को डाल दिया। रेवती जब घने जंगल में अपनी बहन के पास पहुंची तो तेजस्विनी उसके गर्भ को निहारने लगी, और जब उसने रेवती से इसके बारे में पूछा तो वो खुद चौंक गई। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर वो अचानक से गर्भवती कैसे हो गई। घबराहट में बस उसके मुंह से विक्रम का नाम निकला। जब उसने अपनी बहन को सारी सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसके पेट में एक तेज दर्द उठा, जिसके बाद वो और कुछ नहीं बोल पाई, बस चीखते हुए एक बच्चे को जन्म दे अपना दम तोड़ गई। अपनी बहन को यूं आंखों के सामने मरता देख उसने उस नवजात को अपने हाथों में उठाया और ये कसम खाई कि रेवती की मौत के जिम्मेदार विक्रम से वो उसकी मौत का बदला लेकर रहेगी। उधर तांत्रिक ने विक्रम के सभी घर वालों को मौत के घाट उतार दिया था, ताकि जब विक्रम लौट कर आए तो उसे ऐसा लगे कि रेवती सबको खत्म करके वहां से भाग निकली। और हुआ भी ऐसा ही। जब विक्रम घर लौटा तो उसे बस अपनों की लाशें मिली, पर रेवती कहीं नहीं दिखी। पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रेवती ऐसा कर सकती है। उसकी नजर में तो उसने रेवती को यूं भी खो दिया था जैसे अपने घर वालों को। इसलिए उन सभी का अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी जान देने के लिए वो भी पहाड़ी से नदी में कूद गया। लेकिन विक्रम मरता कैसे? उसे तो अभी तपस्वी मृगांक के श्राप में झुलसना था। वो नदी में बहता हुआ काफी दूर एक बस्ती में जा पहुंचा, जहां रहने वाले लोगों ने उसे बचा लिया। विक्रम की आंख खुली तो उसने खुद को एक साधु के सामने पाया। मैं मर गया? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। क्यों बच गया मैं जिंदा? आखिर क्यों? तुम मर नहीं सकते लड़के। जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे मर जाने देते तो अच्छा होता। तुम समझे नहीं, श्रापित हो तुम। ना अपनी इच्छा से मर सकते हो, ना ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। लेकिन ये मत समझना कि तुम अमर हो गए, क्योंकि तुम इस जिंदगी को जी भी नहीं पाओगे। ये श्राप और तुम्हारा वियोग तुम्हें जीने नहीं देगा। इतना सुनते ही विक्रम वहां से उठकर मायूस होकर बाहर चला गया और एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ा, जहां उसे अकेले ही चलना था। लगभग 2 दशक निकल गए, पर विक्रम ज्यों का त्यों भटकता रहा। और फिर एक दिन शहर के एक कोठे पर उसकी मुलाकात सुमित्रा से हुई, जिसे देख विक्रम को ऐसा लगा जैसे रेवती उसके पास ही है, और फिर वो उसे रोज मिलने लगा। लेकिन जब विक्रम ने अपनी सच्चाई बयान की तो सुमित्रा का भी भेद खुल गया, जो कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक परिवार की सबसे मंजी हुई मायावी लड़की और रेवती की बड़ी बहन तेजस्विनी थी, जो दरबदर सिर्फ अपनी बहन के कातिल को ढूंढने के लिए भटक रही थी। फिर जैसे ही उसे पता चला कि ये विक्रम वही विक्रम है जिसने उसकी बहन को धोखा दिया है, तो वो विक्रम को अपनी मायावी शक्ति से सीधे सामोली की उसी हवेली में लेकर पहुंच गई, जहां कई दशक से विक्रम नहीं लौटा था। विक्रम फिर से अपने उसी कमरे में पहुंच गया, जिसके भयानक सपनों से उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। खिड़की से बाहर तालाब में इस वक्त कोई नहीं था, जैसा कि उसके सपने में आकर उसे डराया करता था। इसलिए वो भागते हुए उस तालाब के किनारे गया और उसे निहारने लगा कि तभी पीछे से तेजस्विनी बोल पड़ी। अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो विक्रम? कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, मैंने रेवती को नहीं मारा है, और ना ही हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा कोई बच्चा हो। झूठ मत बोलो, रेवती ने तुम्हारा ही नाम कहा था अपने बच्चे को जन्म देकर मरने से पहले। पर मुझे भी तो सबने यही कहा था ना कि रेवती ने मेरे पूरे खानदान को मार दिया। पर मुझे पता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये जरूर किसी की साजिश है। फिर वो बच्चा? अरे कोई कुछ ही दिनों में किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? जब शैतान को जन्म लेना होता है तो वो वक्त नहीं देखता। ये क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहे। बहुत सालों से मैं तुम्हारी बक सुनते आ रहा हूं। मुझे तो बस इंतजार था कि कब तुम दोनों एक साथ मिलो।
और मैं एक साथ तुम दोनों को खत्म कर अपना बदला ले सकूं। कौन है तू? तेजस्विनी के इस सवाल पर वो असुर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे सालों से अपनी बहन का बच्चा समझ तेजस्विनी पाल रही थी। असल में वो वही तांत्रिक होता है जिससे शादी तोड़कर तेजस्विनी भाग गई थी। उसके असली रूप को देख तेजस्विनी समझ जाती है कि विक्रम सच कह रहा है और ये सब उस तांत्रिक की चाल थी जिससे कि वो अपना बदला ले सके। चलो, अब बहुत हो चुका, वक्त आ गया है कि ये सब खत्म कर दिया जाए। इतना कहते ही वो तांत्रिक विक्रम पर अपनी मायावी चाल चलता है और मुस्कुराने लगता है। तेजस्विनी उससे पूछती है कि उसने विक्रम के साथ क्या किया है, पर तांत्रिक उसका कोई जवाब नहीं देता। इसलिए गुस्से में वो तांत्रिक पर अपना मायावी दांव चलती है और वो उड़ते हुए दूर गिर पड़ता है और इधर विक्रम का एक पांव पत्थर में बदल जाता है। तांत्रिक हंसता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, और चोट पहुंचा मुझे, कर अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग, लेकिन पत्थर बनेगा ये लड़का। अरे इसे तो मारकर मैं कब का खत्म कर देता, पर तपस्वी लगान के श्राप ने इसे बचा रखा है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें चाहता हूं तेजस्विनी, तुम्हें मेरी हो जाओ और बदले में मैं इसकी जान बख्श दूंगा। मंजूर है मुझे। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, बन जाने दो मुझे पत्थर, वैसे भी मुझे जीना नहीं है। तेजस्विनी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और तांत्रिक की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उसके जाते ही विक्रम पूरी तरह से आजाद हो जाता है और तेजस्विनी को ढूंढने लगता है, पर उसे तेजस्विनी कहीं नहीं मिलती। वो भागता हुआ जंगल में एक बार फिर से तांत्रिकों के गांव में पहुंच जाता है और ढूंढने लगता है तपस्वी मृगांक को। तपस्वी, आप यहाँ बैठे हैं? आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है? सब ज्ञात है मुझे, विधि का विधान है, मेरा कोई बस नहीं इस पर। आप बिना मर्जी के शादी तय कर सकते हैं, हमें श्राप दे सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को उस तांत्रिक से नहीं बचा सकते। वचनबद्ध हूं मैं। ये अच्छा बहाना है। इससे आगे की विक्रम कुछ और कह पाता। मृगांक खड़े हुए और पीछे देखते हुए बोले, वचनबद्ध मैं हूं विक्रम, तुम नहीं। उनसे मदद मांगो जिसने उस स्टेशन मास्टर से तुम्हें बचाया था। किससे? गजराज से। विक्रम तपस्वी मृगांक से सभी कुछ जान वापस जंगल की ओर निकल जाता है। उधर वो तांत्रिक एक हवन कुंड के पास बैठ तेजस्विनी पर कुछ मायावी मंत्र पढ़ रहा था। तेजस्विनी, बस कुछ ही पलों की देरी है, उसके बाद हम एक हो जाएंगे और हमारे संयोग से तो नवजात जन्मेगा, उसकी शक्तियों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तेजस्विनी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, बिना कोई जवाब दिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और तांत्रिक की भौहें तन जाती है। आसमान में एक तेज गर्जना के साथ बादल फटने को तैयार हो जाता है और जंगल में अचानक से एक तेज रोशनी फैलती है और उसमें से निकलते हैं गजराज, जिसके ऊपर सवार होता है विक्रम। गजराज को देख तांत्रिक के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी आंखों को बंद कर पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। गजराज भी उसकी शक्तियों का जवाब देने के लिए जोर से गरजता है और उसके गरजने की कंपन से विक्रम के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे टकराकर तांत्रिक की शक्तियां उस पर ही वार कर देती हैं और वो सीधे जाकर अग्निकुंड में गिर जाता है और अपने ही बनाए हवन में जलकर राख हो जाता है। विक्रम गजराज के ऊपर से उतरकर सीधे तेजस्विनी के पास जाता है और फिर दोनों गजराज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे गजराज, मुझे माफ कर देना, मैं रेवती को नहीं बचा पाया। गजराज उनकी बात का जवाब सूंड से उनको प्यार से सहला कर देते हैं
और वहां से गायब हो जाते हैं। विक्रम एक नजर तेजस्विनी को मुस्कुराकर देखता है और वहां से जाने लगता है। विक्रम, इतनी दूर आकर बिना रेवती से मिले चले जाओगे तुम? इतना सुनते ही उसके कदम रुक जाते हैं और वो चमकती हुई आंखों के साथ तेजस्विनी को देखने लगता है। तेजस्विनी भी विक्रम को वहां से सीधे रेवती की समाधि पर ले जाती है। विक्रम उसकी समाधि को देख घुटने के बल बैठ जाता है और उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। वो अपनी बाहों को फैला उसकी समाधि की आगोश में चला जाता है, जिसे देख तेजस्विनी की आंखें भी भर आती हैं। वैसे भी विक्रम का प्यार जिस्मानी नहीं था, जो सिर्फ जिंदगी के साथ रहता है। रूह से थी उसकी मोहब्बत, और वैसी मोहब्बत मरने के बाद भी अमर रहती है। उम्मीद है डोडो टीवी के लेखक पंचम प्रकाश की ये सीरीज असुर आपको बेहद पसंद आई होगी। अब आपसे यही